बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। अहम तरीन खबर है पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान, डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों जानिब के उनके दरमियान राब्ता हुआ है हॉटलाइन पर। और हॉटलाइन पर होने वाले इस राब्ते में अहम तरीन इशू दोनों मुल्कों के दरमियान जो हैं वो डिस्कस हुए हैं और इन्हें डिस्कशन के ज़रिए हल करने पर जोर दिया गया है। ये बहुत अहम बात है। पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल अजहर वकास साहब ने अपने भारतीय हम मनसब से इस मामले पर बातचीत की है। इस बातचीत के हवाले से भी आपको इस वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ हमारी मुलाकात हुई पाकिस्तान में काम करने वाले, डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले जो सहाफ़ी हैं उनसे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने मुलाकात की, ऐवान सदर हम गए और वहाँ इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस मुलाकात के हवाले से कुछ बातें दोबारा की जा रही हैं, तो ये तमाम बातें आपके हवाले करते हैं। पहले बात इस अहम खबर की जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस राब्ते से मुताल्लिक है। हॉटलाइन पर ये राब्ता हुआ है। ये राब्ता गुज़श्ता कुछ अरसे में नहीं हो रहा था, इसे मुसलसल होना चाहिए। मिलिट्री तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि अगर ये मुसलसल हो रहा हो तो जो इश्यूज़ राइज होते हैं वो फौरी तौर पर रिजॉल्व कर लिए जाते हैं और उनकी बुनियादी वजूहात पर बात हो जाती है। और फिर ये बात हमेशा होती है उसके नतीजे में कि अब दोनों जानिब से सीज़ फायर पर अमल किया जाएगा, गोली नहीं चलाई जाएगी और वहाँ सरहद पर खड़ा फौजी जो है वो सामने से आने वाली गोलियों का जवाब देने पर मजबूर नहीं होता। और फिर उसके बाद उसके पीछे मौजूद शहरी जो होते हैं वो महफूज होते हैं। इसलिए ये राब्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इनका मुसलसल होना बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इन राब्तों में सूरत हाल कब बिगड़ी है ये बहुत अहम है, इस पर भी बात करते हैं। 1987 से ये सिलसिला जारी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और जो DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब हैं वो ये कहते हैं कि 2003 में एक अंडरस्टैंडिंग हुई, उस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में ये राब्ते तेज़ हुए। लेकिन सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ दोनों जानिब से हो रही थीं और 2003 के बाद से जब ये वाक़यात हो रहे हैं तो इनमें तेज़ी थी, मगर 2014 से 2021 के दरमियान इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। 2014 से 2021 के दरमियान इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। यानी जब भारत में नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आया है तो उसके बाद से अजीत डोवल आया, उसका डॉक्ट्रिन आया है, तो उसके बाद से इन वाक़यात में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। जो नंबर्स हमें बताते हैं वो ये हैं कि 2003 से 2021 तक सीज़ फायर के वाक़यात को अगर देखा जाए तो 2014 से 2021 के दरमियान जो वाक़यात हुए हैं वो टोटल का 97% हैं। इन 7-8 बरसों में जो वाक़यात हुए हैं वो टोटल का 97% हैं, जबकि बाकी के जो बरस हैं 11-12 बरस, उन 11-12 बरसों में जो वाक़यात हैं ये 3% हैं। इनमें जो वाक़यात हुए हैं ये 13,500 से ज़ायद सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ हैं 2003 से अब तक। और पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक 310 शहरी इनमें जाँ बहक हुए हैं, 1,600 के करीब जो हैं वो शहरी इनमें ज़ख्मी हुए हैं। सिर्फ 3% वाक़यात हुए हैं इन 11-12 बरसों में। और नरेंद्र मोदी के आ जाने के बाद से, अजीत डोवल डॉक्ट्रिन के बाद से ये वाक़यात जो हैं 97% हैं। 2019 में सबसे ज़्यादा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, लेकिन सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ जानी नुकसान का बायस बनी सबसे ज़्यादा वो था साल 2018। जो इस वक्त राब्ते हुए हैं उन राब्तों के हवाले से ISPR की जानिब से जो बताया गया है वो मैं आपके हवाले कर देता हूँ। 3 बातें की गई हैं इसमें। एक ये है कि द डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हेल्ड डिस्कशंस ओवर द एस्टैब्लिश्ड mechanism of hotline contact. The two sides reviewed the situation along LOC and all other sectors in a free, frank and cordial atmosphere. राब्ता हुआ, अच्छे और खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है। In the interest of achieving mutually beneficial and sustainable peace, the two DGMOs agreed to address each other's core issues, concerns which have propensity to disturb peace and lead to violence. ऐसी चीज़ें कि जिनकी वजह से तनाज़ात लड़ाई तक बढ़ जाते हैं उनको हल करने पर, उन पर बातचीत करने पर इत्तिफाक हुआ है। Both sides agreed to strict observance of all agreements and ceasefire along the LOC and all other sectors. Both sides reiterated that existing mechanism of hotline contact and border flag meetings
will be utilized to resolve any unforeseen situation और मिसअंडरस्टैंडिंग। तो राब्तों को बरकरार रखा जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा तनाज़ात के हल के लिए, गलत फहमियों से बचने के लिए, अमन की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाएगी। ये इस बात पर इत्तेफाक हुआ है। अब आ जाइए आरिफ अलवी साहब से होने वाली हमारी मुलाकात की जानिब। ऐवान सदर से आदिल अंसारी साहब जो हैं सदर मुमलिकत की टीम का हिस्सा, उनकी जानिब से ये दावतनामा आया और पाकिस्तान भर से 20 से ज़ायद जो डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं वो इस मुलाकात का हिस्सा थे। इनमें मैं था, सिद्दीक जान थे, ईसा नकवी थे, हमारे दोस्त अदील वड़ाइच थे। ईसा, मैंने, अदील वड़ाइच ने, हम लोगों ने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में साथ काम किया। सिद्दीक जान के साथ मैंने जब वो 92 में रऊफ़ क्लासेस आपकी टीम का हिस्सा थे तब काम किया है। सुमेरा खान थी, मलिहा हाशमी थी, उसके अलावा मखदूम शहाबुद्दीन थे, तारड़ साहब थे, मुख्तलिफ लोग थे और ये साजिद गोंदल थे। ये जो मुलाकात थी, इस मुलाकात का स्कोप पहले बता दिया गया कि सदर मुमलिकत और उनकी अहलिया काम कर रहे हैं ख़ास तौर पर 3 सेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा। इनमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस है, इनमें जो माजूर अफराद हैं उनके लिए जो काम किया जा रहा है उसके हवाले से, उनकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से, और साथ साथ ये भी बताया गया कि विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो सदर मुमलिकत काम कर रहे हैं वो फोकस रहेगा। आरिफ अलवी साहब ने आकर अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बात की और कहा कि वो हाउस को ओपन कर रहे हैं, इसका कैनवस वसी कर रहे हैं, सियासी मामलात, बैनुल-अक़वामी मामलात पर भी, पाकिस्तान से जुड़ी चीज़ों पर भी इस महफिल में बात होगी। हमारे लिए हैरान कुन रहा कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आजकल ये जो डिजिटल मीडिया का दौर है इसमें आजकल का जो बच्चा है, नौजवान छोड़िए, जो बच्चा है वो ज़्यादा अवेयर है दुनिया भर में होती तब्दीलियों से, लेकिन आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बहुत अवेयर थे। वो फेसबुक, ऑस्ट्रेलिया के इश्यूज़, गूगल के, दुनिया भर की हुकूमतों के साथ मौजूदा हालात में जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से अवेयर थे। इनकम शेयरिंग के हवाले से इश्यूज़ हों या आज़ादी इजहार के हवाले से पाबंदियों के और क़वानीन के इश्यूज़ हों, आरिफ अलवी साहब जो हैं वो उन पर अवेयर थे। ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी। उसके बाद उन्होंने विमेन इश्यूज़ जो हैं, विमेन एम्पावरमेंट का भी और ब्रेस्ट कैंसर का भी उन पर बात की और बताया कि पाकिस्तान के सिलसिले में क्या मसाइल हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। वैक्सीन पर उन्होंने बात की और कहा कि वो वैक्सीन लगवाएंगे। उन्हें डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से, वज़ीर आज़म के SAPM, उनकी जानिब से कहा गया कि आप वैक्सीन लगवा लें। तो उन्होंने कहा मैं लगवाऊंगा, लेकिन मैं अपना टर्न जो है उस पर लगवाऊंगा, मैं लाइन ब्रेक नहीं करूंगा, मैंने खुद को रजिस्टर करवा लिया है। आरिफ अलवी साहब जो हैं उनसे हमारे क्या सवाल आते हैं, इस हवाले से मैं एक और वीडियो करूंगा और जब ऐवान सदर से इसकी वीडियो जारी कर दी जाएगी और हमें अपने अपने क्लिप्स मिल जाएंगे, मेरा जो सवाल था उसका जवाब क्या था और वहाँ पर सूरत हाल भी कुछ दिलचस्प हो गई थी, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊं कि आरिफ अलवी साहब ने ये बताया कि जो 4 ख़वातीन का कत्ल हुआ उसके हवाले से भी उन्होंने बात की और कहा कि ये भी हमारे यहाँ विमेन एम्पावरमेंट पर काम करने वाली एक टीम का हिस्सा थी। विरासती जायदाद के मसाइल बहुत संगीन हैं और फाटा के हवाले से उन्होंने ख़ास तौर पर बात की क्योंकि फाटा के ही वाक़यात थे कि 100 बिलियन रुपए इंजमाम के बाद यहाँ पर खर्च किए जाने थे, लेकिन सिस्टम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस रकम को खर्च कर सके, इसको इस्तेमाल कर सके। सदर आरिफ अलवी साहब ने अभी एक रिमार्क्स दिए थे फ्रांस में जो इस्लामोफोबिया है उसके हवाले से और फ्रांस में मुसलमानों से मुताल्लिक़ जो मुतनाज़ क़वानीन हैं उनके बारे में बात करते हुए फ्रांसीसी हुकूमत ने उसके बाद पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर को तलब किया, एहतजाज किया और कहा कि पाकिस्तान फ्रांस के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। ईसा नकवी ने उनसे पूछा कि क्या ये तो नहीं होगा कि इस एहतजाज के बाद पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए। तो आरिफ अलवी साहब ने कहा कि हम तसादुम नहीं चाहते, पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान मगरिब को ये बताना चाहता है कि जिस तरह से आप इश्यूज़ की हैंडलिंग कर रहे हैं, फ्रांस को बताना चाहता है वो दुरुस्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में आप लोगों के यहाँ जब ब्लास्फेमी की जाती है, जब गुस्ताखी की जाती है तो उससे मुसलमान हर्ट होता है, मसाइल पैदा होते हैं, आप लोगों की हैंडलिंग के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आरिफ अलवी साहब ने इस मौके पर जो टीवी है हमारा उसके हवाले से बात की और टीवी के हवाले से बात करते हुए टॉक शोज़ पर उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कहीं भी ये नहीं होता कि लोग चोरों को अपने घरों में बुलाएं। क्या उन्होंने हमसे सवाल किया कि क्या आप एक किसी सर्टिफाइड चोर को अपने घर में बुलाएंगे, दावत देंगे किसी करप्ट को, किसी लुटेरे को? कह लें लेकिन हमारा टीवी ये करता है, हमारा टीवी हमारे घरों में लाकर चोरों को बिठाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जब टॉक शोज़ में जाते थे, अब बतौर सदर मुमलिकत वो टॉक शोज़ में उस तरह से पैनल का हिस्सा नहीं बनते, तो ये कहा जाता था कि बड़ी ठंडी ठंडी गुफ्तगू हो रही है, ज़रा डिबेट को हीट अप करें।
तो उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने भी जो मेज़बान ने उनके कहने पर डिबेट को हीटअप किया है और ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद उनसे बात हुई ऑर्डिनेंस के हवाले से, जस्टिस ईसा वाली मामले के हवाले से भी, और ये भी कि ऐवान सदर के बारे में तनकीद की जाती है कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना हुआ है। तो आरिफ अलवी साहब ने कहा कि उन्होंने ये नंबर्स कुछ दिन पहले भी दिए थे, वो एक बार फिर बताना चाहते हैं। और उनकी टीम ने भी बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिनों में जो 1994 का साल था उसमें 93 ऑर्डिनेंसेज आए, 95 में 132 ऑर्डिनेंसेज आए, 96 में 110 ऑर्डिनेंसेज आए। पीएमएलएन के हवाले से उन्होंने कहा कि वो तो हैवी मैंडेट के साथ आते थे, लेकिन फिर भी जब वो काम कर सकते थे, ऑर्डिनेंस उनकी मजबूरी नहीं था, तब भी ऑर्डिनेंसेज लाए। 1997 में 54 ऑर्डिनेंसेज, 1998 में 22 ऑर्डिनेंसेज, 2015 में ऑर्डिनेंसेज लाए। उन्होंने फिर नंबर्स दिए तमाम के तमाम, और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया हुआ है कि ऑर्डिनेंस जो है वो कानूनी है, ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, उसके जरिए हुकूमत अपना काम कर सकती है। अदालती निज़ाम पर जब वो बात कर रहे थे, कोर्ट पर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये मसाइल हैं, अदालतों में मामलात लटके रहते हैं, अटके रहते हैं और मुकदमात का फैसला नहीं होता। उन्होंने अपने वालिद के मुकदमे की मिसाल दी 1977 में। 1977 में 43 बरस हो गए जब आरिफ अलवी हमसे ये बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उसका फैसला नहीं हुआ। ज़मीनों के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी ज़मीनों पर कब्जा हुआ, और सदर पाकिस्तान ये कह रहे थे कि इस तरह के हालात हैं कि उन्होंने तंग आकर, थक हार कर, उन्होंने उन मामलात को परसू करना छोड़ दिया। अपनी ज़मीनों पर कब्जे का ये मामला उन्होंने देखना छोड़ दिया, लीगल बैटल छोड़ दी। अरबों रुपए के ये मामलात हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत हार दी। उनका ये कहना है कि कानून ये कहता है कि मुकदमात का फैसला मुकर्ररा मुद्दत में हो, लेकिन हमारे यहाँ अदालतों के मसाइल हैं, वकीलों के रवैये हैं, और जो जस्टिस सिस्टम है उसके प्रॉब्लम्स हैं। इस वजह से ये सब कुछ होता है। ये ऐवान सदर की जानिब से जब वीडियोस दे दी जाएंगी तो हमने क्या सवाल किया और उसका क्या जवाब मिला, एक दिलचस्प सूरत हाल भी हुई मेरे अपने सवाल के मौके पर भी, वो आपके सामने दोबारा रखेंगे। लेकिन यहाँ मुझे जाते जाते आपको एक राय देनी है, अपनी राय। ऐवान सदर में मौजूद शख्सियात के हवाले से, जब से मैंने इस एक्टिव जर्नलिज्म में काम किया है, तो मैंने 4 शख्सियात को इस ओहदे पर देखा। जनरल मुशर्रफ, उनके बाद आसिफ अली जरदारी साहब, ममनून हुसैन साहब और आरिफ अलवी साहब। मुशर्रफ साहब में और आरिफ अलवी साहब में एक चीज़ जो है वो कॉमन है। मैंने मुशर्रफ साहब को 3 बार इंटरव्यू किया, और मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने कभी किसी मौके पर नहीं कहा कि किस मौजू पर बात करनी है, कोई हिदायत नहीं दी गई। आरिफ अलवी साहब से हम मिलने गए, ना उनकी टीम ने ना उन्होंने कहीं किसी मौके पर यह हिदायत नहीं दी गई कि किन मौजूआत पे बात नहीं की जा सकती। तो ये बड़ा ओपन डिस्कशन था, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बड़े अवेयर थे। जरदारी साहब बड़े माहिर हैं सियासत के। मुशर्रफ साहब जो हैं उन पर इसलिए बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि उनका इक़्तिदार जो था वो कब्ज़े के नतीजे में इक़्तिदार था। उनकी शख्सियत के बहुत से अच्छे पहलू हैं, बहुत से मनफी पहलू हैं, लेकिन वह इक़्तिदार पे काबिज़ थे। जो गलत है सो गलत है, तो उनसे सवालात किए जा सकते हैं, लेकिन बतौर सदर मुमलिकत उनका किरदार कैसा था इस पर ज़्यादा राय नहीं देनी चाहिए। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं बतौर सदर मुमलिकत, उनकी अहलिया एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ममनून हुसैन साहब जो हैं उनके बारे में तो अज़राह मजाक यही कहा जाता था कि अहम कौमी दिनों के मौके पर वो बाहर तशरीफ़ लाते हैं, उन पर धूप लगती है, वगरना उनका रोल वाकई जो पोस्ट ऑफिस वाला है वो भी बहुत लिमिटेड पोस्ट ऑफिस वाला रोल था। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।